स्लो डाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी को लेकर कई खुलासों के बाद एसआईआर पर अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि पूरे देश में वो एसआईआर कराने जा रहा है और इधर बिहार में चुनाव आयोग का दौरा होने वाला है। तो बिहार में चुनाव आयोग की सक्रियता क्या बता रही है, किस वजह से चुनाव आयोग का वहां दौरा हो रहा है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एसआईआर पर कुछ नई पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है और इधर आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है महाबचत। जिस तरीके से महाबचत को प्रसारित किया जा रहा है उस पर भी कई सारे सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। लेकिन यह महाबचत वास्तव में महाबचत है कितनी बचत लोगों को हो रही है, कितनी बचत कंपनियों को हो रही है और कितनी बचत अन्य लोगों को हो रही है। दूसरी बात यह कि अगर यह महाबचत है तो क्या अब तक 8 साल से जो कुछ हो रहा था उसे महालूट कहा जाए, यह भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कुछ बहुत ताजा तरीन खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबर आई है, उस पर बताएंगे अमलेंदु जी। और अमलेंदु जी, क्या है, कुछ एसआईआर पर भी नई याचिका दायर हुई है और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही मानहानि को लेकर एक बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है जिस पर हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो एक याचिका जो थी वो दायर हुई एसआईआर को लेकर, और एसआईआर को लेकर जब वो याचिका दायर हुई तो जस्टिस सूर्यकांत ने जो उसको बेंच में थे उन्होंने पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों आवेदन आ जाएंगे। तो इसमें जो वकील साहब खड़े हुए उन्होंने कहा कि मुझे इसकी एक प्रति भेजने की अनुमति दे। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको अनुमति की क्या जरूरत है, आपको दूसरी पार्टी को भेजना ही है। इस वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इसे जो मेन मामला चल रहा है, मुख्य मामला, उसमें सुनेंगे, यानी 8 और 9 अप्रैल जो लगी हुई है इसको सुनेंगे। तो ये 7 और 8 को तो उसमें इसको सुना जाएगा। ये उन्होंने साफ तौर पे कह के मामले को रफा दफा कर दिया, यानी अब वो सुना जाएगा 7 और 8 तारीख को। ये बिल्कुल। और ये जो मानहानि का मामला है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, अब मानहानि के मामलों को और गैर आपराधिक बनाया जाए। तो क्या है ये, किस मामले में ये कहा है और अब इस टिप्पणी में और बाकी क्या बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने? ये बड़ी जो टिप्पणी है, ये जस्टिस सुंदरेश जो है, एन सुंदरेश, उनकी तरफ से ये टिप्पणी आई है समीर जी। और एक मामला जो था वो जेएनयू की एक एक्स प्रोफेसर है अमिता सिंह, उन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल है दावायर, उसके खिलाफ एक मानहानि मुकदमा था वो दायर किया था। और उस मानहानि मुकदमे के खिलाफ जो है उस पे पहुंचा दावायर सुप्रीम कोर्ट। तो उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि मानहानि को गैर आपराधिक बनाया जाए। ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो ये आई। तो ये मामला जो 2016 में एक लेख प्रकाशित हुआ था जेएनयू इसमें दावायर में, और उसका शीर्षक था डोजियर कॉल जेएनयू ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट का अड्डा, और छात्र प्रोफेसरों ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। ये उससे संबंधित था। इसको लेकर जेएनयू की एक्स प्रोफेसर अमिता सिंह भारतीय जनता पार्टी की वो समर्थक समझी जाती हैं, टीवी चैनल्स पर भी खूब आती हैं बीजेपी के समर्थन में। तो उन्होंने जो था ये मानहानि का आपराधिक मामला था उसको दायर किया था। तो इसकी सुनवाई कर रही थी जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच, और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो थे वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित हुए। इस पर जस्टिस एम सुंदरेश ने नोटिस जारी करने के लिए सहमति जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन चीजों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया जाए। यह सख्त टिप्पणी जस्टिस एम सुंदरेश की तरफ से आई है। ये बिल्कुल, ये मानहानि को लेकर और मानहानि को लेकर जिस तरीके से ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से और भी तमाम कारणों से जैसे लगातार मुकदमे आ रहे हैं कोर्ट में, लोअर कोर्ट से शुरुआत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में। ताजा तरीन हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कैसे बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने ही और गौतम अडानी के खिलाफ लिखी गई खबरों को लेकर कई जो वेबसाइट्स हैं, कई यूट्यूबर्स हैं, उनको किस तरीके से नोटिस जारी कर दिया। और उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनके वीडियो को हटाने का निर्देश दे दिया। हालांकि वो मामला भी पहुंच गया है हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, और आज उस पर भी सुनवाई होनी है। तो ये मानहानि का मामला, यानी सुप्रीम कोर्ट भी इससे तंग आ गया है कि किस तरह से मानहानि के मुकदमों को लेकर आया जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति की एक तरह से छवि खराब करने या फिर उसमें पब्लिसिटी बटोरने के मकसद
से ये चीजें की जाती हैं, लेकिन मानहानि के केस में ही राहुल गांधी की सदस्यता तक जा चुकी है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, मानहानि के मामले में ही सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता होगा कि क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को पता होगा और किस तरीके से ये तनाव वाले मसले हो जाते हैं ये समझ में आता है। और आपराधिक मामला क्यों भाई, अगर आपका मान लीजिए मानहानि हुई है, 500 करोड़ की आपकी है, तो ठीक है सिविल सूट आप दायर कीजिए। लेकिन मानहानि का ये जो आपराधिक मामला है सबसे ज्यादा यही परेशान करता है। पहले दफा 500 हुआ करती थी, अब BNS की धारा कुछ बदल गई है ये इस तरीके से। तो इसको लेकर आज जो है ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है समीर जी। तो इसको लेकर जो है ये अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नोटिस इशू करने पे सहमति जताई है, तो नोटिस इशू होंगे। और कपिल सिब्बल जो थे वो दबाया की तरफ से इस पे उपस्थित हुए थे। जी बिल्कुल, तो मानहानि पर यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही सख्त टिप्पणी है और बहुत ही गंभीर टिप्पणी है कि इसको एक गैर आपराधिक बना दिया जाए, यानी आपराधिक मामला नहीं है। मानहानि का अगर है मामला तो वो सिविल सूट होना चाहिए। तो ये टिप्पणी है, कोई फैसला नहीं है, लेकिन बहुत मायने रखती है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान। और इधर जिस तरह से अब चुनाव आयोग बिहार में सक्रियता बढ़ा रहा है, तो आने वाले दिनों में अब ये लग रहा है कि वहां चुनाव के जो तारीखें हैं उनकी घोषणा होने वाली है। 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद वहां चुनाव आयोग का दौरा होने वाला है, यही माना जाए अमलेंदु जी, या फिर कुछ कोई और SIR को लेकर कुछ नया करने जा रहा है? हालांकि पूरे देश में एक बार फिर दोहराया है चुनाव आयोग ने, खबरें छपी हैं कि इसके कुछ अब ये बाकी राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी जल्दी ही। हाँ, बाकी राज्यों में शुरू की जाएगी और छत्तीसगढ़ में उसने शुरू कर दिया है अपना तैयारियां जो हैं, उड़ीसा में शुरू कर दी हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी पिछली सुनवाई पर समीर जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अभी आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर तो अभी बात हुई ही नहीं है, इस पर तो बाद में बात होनी है। तो वो सिर्फ बिहार के मामले में नहीं, वो जो बिहार के मामले में होगा वही पूरे देश भर के मामले में होगा। यानी आप SIR कर सकते हैं कि नहीं, तो इस पर फैसला जब आएगा बिहार को लेकर, उसी में तय हो जाएगा कि आप देश भर में SIR कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग जो है उसने बहुत कहा जाए कि सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हुए हलफनामा दायर किया था कि आप हमारे इस मामले में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि यह अधिकार चुनाव आयोग के पास है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कोई सलाह या कोई निर्देश या कोई आदेश दे सकता है कि नहीं दे सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे चुनौती जो है वो दे दी है सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि आधार के मसले पर भी इसी तरीके से चुनौती दी गई थी, इसी तरीके से हलफनामा दायर किया गया था। लेकिन जब चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो फिर घुटनों के बल चुनाव आयोग आ गया था। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस SIR के मसले को लेकर भी कितनी सख्ती दिखाता है। लेकिन एक अमलेंदु जी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा रहा है चुनाव आयोग को, लेकिन जिस मामले में कह चुका है कि पहले हम ये तय करें कि आपको ये अधिकार है कि नहीं कराने का, और बिहार में वो मामला चल रहा है, बाकी दूसरे राज्यों के लिए वो कह रहा है कि हम करवाने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें अगर आ रही हैं तो सीधे सीधे ये पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग। तो ये हिम्मत वो जुटा कैसे रहा है? क्या उसको सुप्रीम कोर्ट से इस बात का डर नहीं है कि मामला प्रीजुडिस है, उसी मामले की सुनवाई चल रही है और आप कह रहे हैं कि अभी तो हम बिहार में ही लागू किए, पूरे देश में लागू करेंगे, जिसका आपको अधिकार है या नहीं ये तय होना है अभी? हाँ, अभी तो यही तय होना है कि आपको अधिकार है कि नहीं है। दूसरा अभी तो ये भी तय होना है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने लायक है कि नहीं है। उनकी वो भी मामला हाँ अदालत में है कि आप जो है वो आपकी नियुक्ति अवैध है कि वैध है, इसी को लेकर अभी है। तो लेकिन अवैध है भी और अगर वैध है तब भी अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर बहस चल रही है और आपके अधिकार क्षेत्र को लेकर ही है और सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि हमको अभी तय करना है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप पूरे देश भर में इसको कराने की कैसे तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लगता है चुनाव आयोग को ये कि जैसा कि उसने धमकी वाले अंदाज में कहा था जो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए कि ये नया चुनाव आयोग है, तो उसको लगता है कि ये नया चुनाव आयोग है तो ये नई चीजें करेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो वो किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन कर सकता है, कानून तोड़ सकता है, अपने लिए कानून खुद बना सकता है। और यही बात समझिए जब SIR पर चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो ये याचिकाकर्ताओं के वकील जो थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये तो खुद ही नियम बना रहे हैं जो कि संसद का अधिकार क्षेत्र है, उसको उल्लंघन करके ये खुद नियम बना रहे हैं और जो इनकी अपनी नियमावली है
उसका पालन नहीं कर रहे। तो एसआईआर को लेकर भी इन्होंने खुद नियम बना लिए, जो कि इनको अधिकार नहीं है नियम बनाने का। नियम बनाने का काम संसद का है, तो ये संसद का भी अवहेलना कर रहे हैं। तो इस पर बहस होगी, लेकिन चुनाव को लगता यही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बचाव में खड़े हुए हैं और ये नरेंद्र मोदी का बचाव करेंगे। तो जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक दुरभिसंधि जो है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की वो काम करती हुई दिखाई पड़ती है। विपक्ष का यही आरोप जी बिल्कुल ये आरोप है। और इन सारे यानी पूरा मामला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जिस पर लंबित है, चल रही है, और कई बार चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए गए हैं कि आपको ये करना है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग लगातार पूरे देश में एसआईआर कराने और ऐसे संकेत दे रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा। खैर, अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहेगा, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि आज ही दिल्ली दंगों के जो अभियुक्त हैं उन पर भी सुनवाई होनी है और कई और मामलों में सुनवाई होनी है। उन सब पर भी, उमर खालिद के मामले पर उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तमाम खबरें हम आपको उस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन चर्चा करनी जरूरी है महाबचत की, जिसके लिए पिछले कई दिनों से लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5 बजे आकर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। 2020 के बाद हमें लग रहा है कि पहला संबोधन है। हालांकि उसके पहले तक वो 16 बार संबोधित कर चुके थे पिछले अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या उस संबोधन में बताने वाले हैं, क्या घोषणा करने वाले हैं, या फिर पूरे देश को क्या टास्क देने वाले हैं। लेकिन हां, ये वो फिर दोहरा गए कि किस तरीके से जो जीएसटी में सुधार किए गए हैं उनको लेकर, उन सुधारों की वजह से पूरे देश के लोगों को कितना फायदा होगा। तो ये फायदे की बात तो कर रहे थे और आज पूरे अखबारों में इससे संबंधित विज्ञापन भरे पड़े हैं। तमाम जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए ये सारे विज्ञापन जारी किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये महाबचत हो कैसी रही है। दरअसल ये 8 साल से जिसकी मांग हो रही थी कि इनको सुधार किया जाए, कम किया जाए, जीएसटी जिन चीजों पर लगाया गया है उनको जीएसटी के दायरे से हटाया जाए, उन्हीं चीजों में से कुछ को लागू किया है जिसको इतना बड़ा सुधार बताया जा रहा है। यानी 8 साल तक जिस पर इतना अड़ियल रुख अपनाए रही सरकार, उसमें थोड़ा सा उसने अपना लिबरल रुख दिखाया है और उसकी इतनी प्रशंसा कर रही है। तो क्या यह माना जाए कि 8 साल से जनता को लूटा जा रहा था? यही सारे सवाल पूछे गए हैं। सुन लेते हैं जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो इन जीएसटी सुधारों को लेकर क्या कह रहे हैं और जिस तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है महाबचत के रूप में, उस पर उनका क्या कहना है। देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ, तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है। यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। और मैं एक बार और बता दूं, जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार 28 फरवरी 2006 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने रखा। जब बाद में विधेयक तैयार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे 2010 में वो पेश किया गया पार्लियामेंट में, वो स्थायी समिति में गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता तब के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे। 2.5 साल तक वो स्थायी समिति में पड़ा रहा, 2.5 साल तक। तो ये बार बार जब कहते, और 2013 में जब वो उसका रिपोर्ट पेश हुआ, तब चुनाव की घोषणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने जीएसटी का विरोध किया। 2006 से लेकर 2014 तक सारे राज्यों में एक आम सहमति हमने बनाई। मनमोहन सिंह जी ने, चिदंबरम जी ने, प्रणब मुखर्जी ने एक आम सहमति बनाई। सभी राज्यों से बात की, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, पर एक ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया 8 साल तक। और कौन है वो मुख्यमंत्री?
वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने 2014 में और अचानक यू टर्न ले लिया और 2017 में जीएसटी का मसीहा बनकर देश के सामने अपना रूप पेश किया। 8 साल तक विरोध किया उन्होंने। 2006 से लेकर 2014 तक सभी राज्यों ने मंजूरी दी थी। कुछ चिंताएं थी राज्यों की, पर सभी ने कहा हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएसटी का कड़ा विरोध किया और आज जीएसटी का जप रहे हैं। जीएसटी में सुधार हम 2017 से मांग कर रहे हैं। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार है। सूक्ष्म, लघु और जो मध्य वर्ग के जो एमएसएमई सेक्टर हैं उसमें जो प्रोसीजर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें सरलता लाने की जो ज़रूरत है वो नहीं हुआ है और बड़े सवाल अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। जो राज्य हैं उनकी आमदनी में कटौती होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 साल के लिए तो मुआवजा मिला था। राज्यों ने मांग की है कि हमें अगले 5 साल के लिए भी कॉम्पेंसेशन दीजिए, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, एमएसएमई को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ तो जो जटिलता है, प्रक्रियात्मक जटिलता, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है। वो नहीं हुआ है। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा? उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है। तो ये जो 2017 से ही मांग की जा रही थी और उसमें भी बहुत सीमित सुधार ये किए गए हैं, लेकिन ये सवाल है कि आखिर 8 साल तक सरकार इस पर एक भी बात, चाहे वो विपक्ष की बात नहीं सुन रही थी, आम लोगों की बात, व्यापारियों की बात नहीं सुन रही थी, आखिर अब ये बात क्यों सुननी पड़ी कि उसको ये सुधार लागू करने पड़े? और लागू करने के बाद जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वो सुधार लागू किए गए हैं जिनको पिछली सरकारों ने या विपक्षी सरकारों ने लागू किया था। हाँ बिल्कुल, जो विपक्षी पिछली सरकारों ने किया था उसको लेकर ये कहा। और इसको देखा जाए समीर जी कि आप पहले तो जीएसटी का विरोध करते रहे, फिर आपने जीएसटी लागू भी कर दी और जिस स्वरूप में थी जीएसटी उसको आपने बदल दिया और इतना ज़्यादा आपने, जिसको पी चिदम्बरम जो हैं उन्होंने कहा कर आतंकवाद, तो आपने कर आतंकवाद फैलाया। और फिर कल जब शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया समीर जी, तो फिर उसमें संबोधित करते हुए सीधे सीधे स्वीकार भी कर लिया एक तरीके से कि भाई अब तक कर आतंकवाद जो थे वो नरेंद्र मोदी फैला रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब विकास बढ़ेगा, गरीबी पे कंट्रोल लगेगा, लोगों को फायदा होगा, व्यापारी भी जो है वो फायदा आम जन तक पहुंचाएंगे। तो अब तक लूट कौन रहा था? अगर ये बचत उत्सव है, आप कह रहे हैं कि अब बचत उत्सव है, आपने 28% से 18% जीएसटी कर दिया, तो फिर ये 28% वसूल कौन रहा था? पंडित नेहरू आके वसूल रहे थे क्या? वसूल भी तो नरेंद्र मोदी रहे थे। तो एक तरीके से आपने स्वीकार भी कर लिया। और इन्हीं सुधारों के लिए जब तब आपसे कहा जा रहा था तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं थे। और ये मुझे लगता है समीर जी कि 78 सालों में ऐसा पहला कानून है कि 10 सालों में जिसमें 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके। और सबसे बड़ा जो कल प्रधानमंत्री ने बातें कही, अगर उसकी समीक्षा की जाए, उसकी चीरफाड़ की जाए, तो प्रधानमंत्री बता रहे थे पहले ऐसा टैक्स होता था, ऐसा टैक्स होता था, और बंगलौर से हैदराबाद भेजो तो बंगलौर से यूरोप भेज दो, यूरोप से बंगलौर आ जाओ, होता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि इन्हीं प्रधानमंत्री ने इस जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में शामिल कर दिया है जी। और समीर जी, आपको याद होगा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो एएसजी राजू थे उन्होंने बताया गया कि वो चूंकि दूसरी कोर्ट में है जहां 300 मुकदमे पीएमएलए एक्ट के पहुंचे हुए हैं जीएसटी में।
जीएसटी के यानी 300 व्यापारियों को आपने पीएमएलए एक्ट में फंसा दिया। तो ये आपने एक वसूली का नया हथियार जो है वो आपने ईडी को दे दिया कि इन व्यापारियों से जीएसटी के नाम पे आप इस तरीके से वसूली करो। और कई खबरें समिति इस तरीके आ चुकी हैं कि जीएसटी के अधिकारी जो है उसके ईडी के अधिकारी वो व्यापारियों से धन दोहन करते हुए पकड़े गए हैं जी। इस तरह की खबरें भी कही आ चुकी हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया हथियार जो है वसूली का वो ईडी को पकड़ा दिया है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी खामोश थे जी। बिल्कुल, उसके बारे में खामोश थे। अब तक क्यों नहीं उन सुधारों को लागू किया गया जो आप अब कर रहे हैं, उसको उस पर खामोश है। और ये भी कि अब जब उनको आपने लागू किया है तो उनको इस तरीके से प्रचारित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वास्तव में जो विपक्ष कह रहा था वो बिल्कुल सही था और आप बिल्कुल गलत थे? सुनते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या कह रही है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पर राष्ट्र के नाम संबोधन करके इस जो सुधार है उनका प्रचार किया जा रहा है। देश को संबोधित करते हुए जीएसटी में बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो है कल से 16 के बाद से जीएसटी में जो सुधार लागू किए जाएंगे और कई बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मुझे मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनकर बड़ा अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि आज रात 12 बजे से और कल के सूर्योदय से नया जीएसटी लागू हो जाएगा। इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्णय लेने से पहले मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया था। आज एकदम से मोदी जी को लगा अरे कल बदलाव आएगा, बिना मेरा चेहरा छपे, बिना मेरा चेहरा चमके कैसे ये बदलाव आ सकता, तो वो बोलने के लिए आ गए। उन्होंने कुछ नया तो बोला नहीं सर्वप्रथम, लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो 2017 में किसी और की सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी आप ही ने लागू किया था और गलत सनद जीएसटी लागू किया था, इसीलिए उसको हम लगातार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए आए हैं। 2017 से लेकर आज तक आपने जबरदस्त वसूली करी लोगों से। मुझे तो लग रहा था आज मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैंने 8 साल गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपकी जो कमर तोड़ी, पहले तो मुझे उसके लिए माफ कीजिए। असलियत यह है 2017-18 में 11 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा हुआ था, 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ हो गया। 64% जीएसटी जो देश के सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं वो दे रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने जब कहा कि त्योहारों में इस बार मिठास आएगी, तो 8 साल से लोगों को महंगाई की मार और जीएसटी के गब्बर सिंह टैक्स से दबाकर उनके मुंह में कड़वाहट क्यों घोल रहे थे। एक बहुत बड़ा जो इशू है जो स्टेट्स ने उठाया उनका कॉम्पेंसेशन का, वो अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और स्टेट्स लगातार ये सवाल पूछ रही है, भाजपा शासित स्टेट्स भी ये पूछ रही है। असली बात यह है कि मोदी जी अगर आज चाहे तो महंगाई खत्म कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बात करते करते मोदी जी ने स्वदेशी की बात करी। बिल्कुल स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने कहा जाने अनजाने जीवन में कई ऐसी चीजें घुस जाती हैं आपको पता ही नहीं रहता कि वो विदेशी है या स्वदेशी। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ये ध्यान से सुनेंगे कि उनकी बीएमडब्ल्यू की और मर्सिडीज की जो गाड़ियां हैं वो जर्मनी की हैं, उनका जो मोवाडो की घड़ी है वो स्विट्जरलैंड की है, उनका जो मैबैक का चश्मा है वो जर्मनी का है, बुल्गारी का जो है वो इटली का है, केनेथ कोल के जो जूते पहनते हैं वो अमेरिका के हैं, और जिस बोइंग से उड़ते हैं 8,500 करोड़ के एयरक्राफ्ट से, वो भी जो है वो अमेरिका का है। पेन भी इस्तेमाल जर्मनी का मोबला करते हैं। तो मोदी जी इधर उधर की बातें करनी बंद कर दें। जो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड्स हैं जीएसटी में, उस पर ध्यान दें। जीएसटी अभी भी एमएसएमईज के लिए इतना सरल नहीं है, उस पर ध्यान दें। लेकिन आज मुझे लगा कि मोदी जी का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि अन्य मन से बोल रहे हैं। शायद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो पूरे देश में गूंज रहा है वो मोदी जी को भी सुनाई दे रहा है, और उसी के चलते तो यह है कि बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़ उस मुद्दे से भी ध्यान हटाना है, लेकिन कई सारे नैरेटिव जो बनाए जा रहे हैं वो इस असलियत के आगे छिप नहीं पा रहे हैं। और यहां पर इस जो सुधारों की बात कर रही है और उसको प्रचारित किया जा रहा है जीएसटी में सुधार, उस पर आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये महाबचत है तो क्या अब तक 8 साल तक महालूट बची हुई थी? इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और वो जवाब भी देना पड़ेगा सरकार को। तो घिरी नजर आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त टिप्पणी की है जिन कर सुधारों को इतना प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कांग्रेस की पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं। सीधे रुख करते हैं पटना का कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और उनके साथी लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बापू बनाया, गांधी बनाया, यहीं के रणनीति से चंपारण के आंदोलन किसानों के लिए और नील आंदोलन से
भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां हुई और आज हम कह सकते हैं, गौरव से कह सकते हैं, अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने जो यह जमीन दी वह रणनीति का हिस्सा रहा और आज भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हमारा संविधान आया और वो संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी संविधान कमजोर करने की नीति पर चल रही है, लेकिन संविधान की सुरक्षा भी इसी सदाकत आश्रम से धरती पर होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूं। मैं अंत में ये जरूर कहूंगा कि CWC विस्तारित वर्किंग कमेटी का बैठक यहाँ होना एक बिहार में वोट चोर जो लोकतंत्र के चोरी किया, वोट चोर जो शिक्षा के चोरी किया, वोट चोर जो अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया, वो किसानों के जो है हक के चोरी किया, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी किया, वोट चोर मतलब जो है किसानों के जमीनों के हड़पा। इसलिए ये सदाकत आश्रम के धरती से जब वर्किंग कमेटी विस्तारित होगी तो हम सभी विषयों पर चर्चा कर करके और हम पूरे देश को संदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे कि देश में किस तरह की लड़ाइयां जारी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सम्मानित अपने CLP को जो है अपना पानी देता हूं, उसके बाद प्रभारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। मीडिया के साथियों, बहुत ही सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जिस पसे मंजर में ये अधिवेशन CWC की मीटिंग विस्तारित हो रही है, ये पसे मंजर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जगह तारीखी है और तारीख में न जाने कितने, ख़ास तौर पे जंग आज़ादी के ताल्लुक से अगर बात किया जाए तो सदाकत आश्रम का एक स्थान रहा है और जंग आज़ादी में शामिल तमाम बड़े नेता जिनका के नाम कहा, ये सब लोग इसमें शामिल रहे और फिर हमको आज़ादी मिली। सदाकत आश्रम का नाम अगर देखिएगा, सदाकत मतलब सच्चा, हकीकत पसंदी पे आधारित ये आश्रम है और दोनों लफ्ज़ इसमें मिले हुए, सदाकत भी है और आश्रम भी है। आज का जो पस मंज़र है, सियासी पस मंज़र जो आपके सामने है कि पिछले 20 सालों से और पिछले 11 सालों से मौजूदा बिहार की और देश की सरकार ने, दोनों ने मिलकर के जनता को और जनता के हर वर्ग को लूटने का और परेशान करने का काम किया है। इन परेशानियों से, इस लूट तंत्र से, इस चोरी के विधा से अगर निकलना है तो हम सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। विस्तारित CWC की बैठक में जाहिर सी बात है कि वो रेजोल्यूशन जरूर लिए जाएंगे कि जिससे कि जो हमारा चैन और करार है बिहार की जनता का, खास तौर पे 2,90,00,000 का पलायन पार्लियामेंट मानती है कि बिहार के 2,90,00,000 का पलायन दूसरे राज्यों में हुआ है। बिहार तो ये वहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें ये वोट चोरी के मुद्दे पर, और वहां CWC की बैठक होनी है, उस पर चर्चा हो रही है। वोट चोरी का मुद्दा, और ये कहा भी जा रहा है कि GST में भी जो सुधार की बात की है प्रधानमंत्री ने और जिस तरीके से उसको आज यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू किया गया है 22 सितंबर को, उससे पहले उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए उसकी चर्चा की है। जगह जगह विज्ञापन के जरिए पिछले कई दिनों से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कंपनियों से भी कहा जा रहा है कि वो लोग अपने रेट लिस्ट में ये बताएं कि ये पहले इतना दाम था, ये कम कर दिया है और उसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। वो धन्यवाद दिया भी जा रहा है। तो ये सवाल भी इस बीच में पूछा जा रहा है कि आखिर 8 साल तक क्या हो रहा था, और 8 साल तक अगर ये महा बचत है तो इसके पहले 8 साल तक महालूट मचा रखी थी क्या?
एनडीए सरकार ने। हाँ बिल्कुल, महालूट बचा रखी थी क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है समीर जी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जो डीजीसीए है उसको अहमदाबाद का जो एयर इंडिया AI-171 जो विमान हादसा था उसको लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए नोटिस इशू किया है और ये कहा है कि पायलट की गलती बताना गलत है। ये एक तरीके से सीधे सीधे कहा है और दुर्भावनापूर्ण है, ये कहा है कि पायलट की गलती करार देना। और केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय दोनों को जो जवाब तलब किया है। और इसको आदेश देते समय जब आदेश दे रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय ये कहा गया आदेश में कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और विशेषज्ञ संस्था द्वारा जल्द से जल्द जांच सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य से प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब इस तरीके की दुर्घटना होती है तो एक एयरलाइन पर इतना ही बोल पाए, तब तक प्रशांत भूषण जो थे पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बोइंग और एयरबस मुख्य कंपनियां जो विमान सप्लाई करती हैं, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो बोइंग को, एयरबस को दोष नहीं देंगे, कोई एयरलाइन के कर्मचारियों को दोषी ठहराना शुरू कर देगा और इस तरह पूरी एयरलाइन की छवि खराब हो जाएगी। यानी आप कंपनियों को दोष ना देकर आप पायलट को दोष दे रहे हैं, तो पूरी उसकी आप छवि खराब कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में एक पायलट की गलती का संकेत था जिसे कई मीडिया संस्थानों ने लिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये है, इस पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, वो ट्वीट हम दिखा सकते हैं और प्रशांत भूषण जो ट्वीट कर रहे हैं उसका जो हिंदी अनुवाद है वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रशांत भूषण का ट्वीट भी हम लोग देखते हैं। प्रशांत भूषण ने लिखा है कि जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार को नोटिस जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए। सरकार ने 5 सदस्यीय जांच टीम नियुक्त की थी, जिसमें से 3 डीजीसीए के कार्यरत अधिकारी थे जिनकी जांच खुद की जानी चाहिए। तो ये उन्होंने किया है और उस खबर को टैग किया हुआ है। किस तरीके से इतनी बड़ी घटना और उसमें पायलट को दोषी ठहराकर और इस रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की है कि उसमें जांच कमेटी जो बनाने की बात कही गई है और इस मुद्दे पर कि उसको ये जब जांच हो तब ये पता लगे कि आखिर क्यों हुई ये इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। हाँ बिल्कुल समीर जी, आखिर दुर्घटना क्यों हुई ये तो मालूम पड़े और आप दुर्घटना जो है उस पर बात ना करके और आप जो है एक कर्मचारी को आप दोषी ठहरा देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो अपनी सफाई देने भी नहीं आ सकता है ना। तो इसको लेकर आप उन कंपनियों को जो दोष नहीं देंगे जिन्होंने बनाया, उनके बनाने में क्या गड़बड़ी थी या कहाँ। और यानी जो सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई उसमें 3 अधिकारी डीजीसीए के जिनकी खुद जांच होनी चाहिए। तो ये इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त नाराजगी जताते हुए और जो है बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार और डीजीसीए दोनों को जो है वो नोटिस इशू कर दिया है। समीर जी, ये इस समय की बड़ी खबर है। और अब लौटते हैं फिर उसी खबर की तरफ जिसकी हम लोग लगातार समीर जी चर्चा कर रहे हैं, महाबचत का महाजुमला। इसको महाबचत जो है जो बताया जा रहा है उसको महाजुमला जो है वो कहा गया है। और महाजुमला क्यों कहा गया है इसको लेकर अखिलेश यादव ने कई सवाल जो है पूछे हैं। टॉप 10 सवाल अखिलेश यादव के इस जीएसटी को लेकर महामानव जो कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब महाबचत बता रहे हैं, उनके महाबचत के महाजुमले पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 10 सवाल पूछे, वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता पूछ रही है भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पर की है वो कुल राशि यूपी भाजपा सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी। नंबर 2, या बीमे के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी। नंबर 3, या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या भाजपाइयों के ऊपर वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किस्तों में दी जाएगी, या कंपनियों से भाजपा को पिछले दरवाजे से मिली राशि से चुकता की जाएगी, या ये रकम भाजपाई नेताओं के द्वारा अगले चुनाव की पूर्व संध्या पर द्रव्य रूप में बांटी जाएगी, या बच्चों की फीस न लेकर पूरी की जाएगी, या इसकी क्षतिपूर्ति बीमारों और बुजुर्गों की दवा देखभाल को निःशुल्क घोषित करके की जाएगी, या भाजपा के जुमला कोष में जोड़ दी जाएगी। अमलेंदु जी, बहुत
तंज कसते हुए ये ट्वीट है, एक एक बात इसमें लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण कि आप किसको बता रहे हैं कि जनता के फायदे के लिए आपने कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे जनता के सामने पूरा खजाना जो है खोल कर रख दिया गया हो, जबकि ये वही उसी में से छूट दी गई है जो एक तरीके से अगर सरकार की ही भाषा में कहा जाए महाबचत है। तो ये महालूट कर की गई जनता के पैसे पर, जनता की बचत पर, और उसी को अब थोड़ा थोड़ा देने की, यानी उसको अब कम कर देने की। जो लूटा गया उसमें से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब नहीं लूटा जाएगा। कुछ चीजों पर जीएसटी घटा दी गई है, टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं, और उसको फिर महाबचत बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये महाबचत जो बताया जा रहा है और उसका उत्सव मनाया जा रहा है सर, महाबचत का उत्सव। तो महालूट जो है उसका उत्सव कौन मनाएगा? मोदी जी बताएं इसको कि 8 वर्षों तक जो आपने महालूट की है इसका उत्सव कौन मनाएगा? मोदी जी मनाएंगे, पूरी बीजेपी मनाएगी, कौन करेगा? और अखिलेश यादव यही सवाल पूछ रहे हैं भाई 8 साल तक जो आपने जनता को लूटा है तो इसकी वापसी आप किस तरीके से करेंगे? जनता को जो आपने लूटा है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 8 सालों में लूटा गया है जनता को, चूंकि अब महाबचत हो रही है तो इससे पहले इसका मतलब महालूट हो रही थी। ये तो खुद प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं पिछले दरवाजे से। तो अगर जब ये स्वीकार कर ही लिया है तो उसके लिए राष्ट्र से माफी मांगिए और लोगों का पैसा वापस कीजिए 8 साल में जो आपने वसूली की है। तो ये अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल समीर जी इसको लेकर एक तो बहुत सख्त टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी देखते हैं उनका भी ट्वीट हम स्क्रीन पर अपने, और यही इसी से शुरुआत कर रहे हैं जो अमलेंदु जी ने बताया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 25 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, सब से जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ये दिया है जी की एस्टिमेटेड जीएसटी कलेक्शंस कि जब से लागू हुआ है अभी तक कितना हुआ है उसका आंकड़ा देते हुए। तो ये बहुत एक हैरानी की बात है कि जो जीएसटी अब तक सरकार वसूल रही थी और उसी को अब कम कर दिया है, उसको महाबचत और अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि और ऐसे बता रही है जैसे ये वसूली पिछली सरकारें किया करती थी, दूसरी पार्टियों की सरकारें, और नई सरकार ने उन सबको हटा दिया है और उसको बहुत ही सरलीकृत कर दिया है, बहुत आसान बना दिया है। हाँ, ये मतलब एहसान जनता के ऊपर जो है वो जताने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जबकि जनता के ऊपर जब छुरी चलाई जा रही थी तो उसका श्रेय कौन लेगा? भाई अगर ये आप बता रहे हैं साहब जनता के ऊपर बड़ा एहसान आपने कर दिया है। समीर जी, 78 सालों में पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने अनाज पर टैक्स वसूला है जनता से। जी हाँ, अनाज पर जिसने टैक्स वसूला, जिसने दूध पर टैक्स वसूला, स्टेशनरी पर, बच्चों के रबड़ पेंसिल जो इसको कैंसर की दवाओं पर 28% जीएसटी जिसने वसूली। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसके लिए तो सरकार के मंत्री तक मतलब निवेदन कर चुके कि इस पर तो हटा दीजिए। मतलब सख्त चिट्ठी लिख चुके नितिन गडकरी, एक तरीके से उसको ये बता चुके कि ये जो है जनता के ऊपर जुल्म है, ये बता चुके। और मजे की बात ये कि 18% जीएसटी सरकार वसूल रही थी और जब दावे खारिज किए जा रहे थे कंपनियों की तरफ से तो सरकार जो है वो दे भी नहीं रही थी। यानी जीएसटी वसूलने के लिए आप हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत है अपना ही पैसे से इंश्योरेंस की और जब उसको आवश्यकता है तो कंपनियां दे भी नहीं रही है, कहीं सुनवाई भी उसकी नहीं हो रही है। तो ये जो जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पर बुरी तरीके से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीपीआई की पंजाब में चल रही है नेशनल कमेटी की बैठक समीर जी, और सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार, उन्होंने भी इस जीएसटी को लेकर जो है बहुत सवाल किए हैं अंग्रेजी में। हालांकि उनकी वो बाइट है वो भी हम लोग सुनेंगे। उनका जो कहना है वो साफ तौर पर कहना यह कि इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, खासकर ट्रंप के टैरिफ और उससे जुड़े मुद्दों के दौर में। यह प्रधानमंत्री का एक और जुमला है। उन्होंने नवरात्रि के दिन ऐसा क्यों किया? नवरात्रि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है जिसे हम सब मनाते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध होना चाहिए? बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में यह एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। हम लोग सुनते हैं जी, सुनते हैं पी संतोष कुमार और सीपीआई के नेता है, सांसद है, क्या कह रहे हैं। The point is that it was always stated by the Prime Minister and Union Finance Minister that the GST Council is an independent one and Union government has not that much say on it. But
it is now the conclusive proof that the GST council is being controlled by the government of India and the Prime Minister and Finance Minister. Number one. Number two, this is not going to make any drastic change, especially in an era of Trump tariff and related issues. What is going to happen? This 65% of GST payers are middle or lower income groups. Now the Prime Minister says that 99% of the products will be. तो ये एक और जुमला ही है जिसको जुमलों के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री सरकार, और उसी पर ये एक और जुमला है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है और कॉन्फिडेंस भी देखिए अमलेंदु जी की, जिस व्यवस्था को आप विपक्ष की बात को इग्नोर कर रहे थे, आप व्यापारियों की बात को, आम लोगों की बात को आखिरकार आपको मानना पड़ गया, फिर आप उसी का उत्सव इस तरीके से मना रहे हैं और उस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और यही नहीं, प्रधानमंत्री खुद आकर एक तो लाल किले से उन्होंने घोषणा की, उसके बाद फिर वो उस जीएसटी काउंसिल में तय किया गया और लागू होने से एक दिन पहले आप उसकी जानकारी खुद दे रहे हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में। यह भी बहुत हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री को शायद ये लगता है कि वो जो कुछ कह देते हैं अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से जनता समझ जाती है, लेकिन काफी अब पानी काफी बह चुका है, ऐसा है नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पानी जो है कितना बह चुका है, तो लेकिन असल में लगता ये है समीर जी, मुझे जो लगता है कि नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि देश की जनता जो है मूर्ख है और वो जो नरेंद्र मोदी जो भी जुमले फेंकेंगे उनको स्वीकार कर लेगी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, आप अगर मूर्ख समझते हैं तो ये आपकी मूर्खता है, जनता बहुत समझदार है और उसने सबक सिखाया है आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके इन्हीं जुमलेबाजियों को लेकर जनता ने आपको सबक सिखाया, 240 पे लाके समेट दिया, और अभी भी ये जुमलेबाजी अगर जारी रहेंगी इसी तरीके से तो ये आगे चलकर समीर जी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ये साफ देखने में आ रहा है। लेकिन सवाल तो निश्चित तौर पे उठ ही रहे हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने भी इस जीएसटी को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। समीर जी सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को भी क्या कह रहे हैं जीएसटी को लेकर, जो उत्सव मनाया जा रहा है, महाबचत उत्सव, नवरात्र का उत्सव इसमें फीका पड़ गया है, इस तरीके से इसको मनाने की कोशिश की जा रही है। खैर सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक उनका स्वरूप था, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में कई बार खंडित किया। उन्होंने क्या कहा? ये उत्सव है, मनाइए, जीएसटी कम हो रही है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये पढ़ा लिखा भारत देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है, कैसे आपने साहस जुटाया कि खुद आपने ये जीएसटी रात में 12 बजे भारत की संसद हाल में लगाया था, एक समारोह किया था, उस समय भी कुछ ऐसी बातें की थी। और आज जब देश की जनता 50 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुकी जीएसटी के रूप में, लघु और मध्यम उद्योग लगभग बंद हो चुके हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्या बोल रहे हैं आप? अरे सवाल सीधा सा ये है, इसे बढ़ाया किसने था? 8 साल तक बढ़ाकर देश पर बोझ कौन बना रहा? कल आपको राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए थी। पहले से ही कांग्रेस और विपक्ष कह रहा था कि ये एक स्लैब में होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स, 2 स्लैब में करिए, लेकिन आपने इसे 3 स्वरूप में किया और जमकर गरीब मध्यम क्लास देशवासियों को लूटा। और अब आप में ये साहस कि आप कह रहे हैं लोगों से कि उत्सव मनाओ, वो आप प्रधानमंत्री जी, ये साहस सिर्फ आप ही दिखा सकते थे देश के सामने। और इसीलिए कल आपका चेहरा बता रहा था कि जो आप बोल रहे हैं न उसमें आत्मबल है और न साहस है और न आत्मविश्वास है।
तो ये बात यही प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं कि ये साहस प्रधानमंत्री ही दिखा सकते हैं, लेकिन अब वो साहस जब दिखा रहे हैं तो अंदर से जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है वो बता रही है कि किस तरीके से जबरदस्ती वो बातें कर रहे हैं। उनको भी पता है कि सामने वाली जनता भी अब समझ रही है कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पे आप समझते हैं कि जनता क्या कह रही है, ये बिल्कुल साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जनता भी अब ये समझ रही है कि मोदी जी क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं। और सब जो है ये कह रहे हैं कि ये महाजुमला जो है ये मोदी जी नवरात्र में लेकर आए हैं, तो नवरात्र में महाजुमले से बचना चाहिए था। हो सकता है लोग ये कहना चाहते हो समीर जी कि आप जो है नवरात्र में ये जुमला क्यों कर रहे हैं, एक दिन पहले हाँ, एक दिन पहले ही कर दिया। लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये मतलब प्रधानमंत्री की जो ये जुमलेबाजी है ये जनता की समझ में आ रही है। मतलब जनता सवाल पूछ रही है कि भाई 8 साल तक जो अगर जनता पे अत्याचार हो रहे थे तो अत्याचार पंडित नेहरू आकर कर रहे थे क्या? जीएसटी लागू किसने किया था? आपने जीएसटी के नियम 1000 बार किसने बदले? आपने जीएसटी को पीएमएल एक्ट में कौन लेकर आया? आप लेकर आए। तो ये पंडित नेहरू भी इसी के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है पंडित नेहरू से जिम्मेदार हो कि लोकतंत्र की नींव पंडित नेहरू ने रखी हो, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो पंडित नेहरू का गुनाह है निश्चित तौर पर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो इसलिए जो है वो जनता के ऊपर जुल्म करेंगे अब नरेंद्र मोदी। तो जनता को दोष जो मतलब पंडित नेहरू को देना चाहिए, यही समझा जा सकता है समीर जी। और क्या समझा जाए? बिल्कुल ये समझा जा सकता है। और अगर इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि इसमें बचत हो रही है, जो टैक्स की दरें थी उनमें सुधार किया जा रहा है और अब उसको लागू किया जा रहा है, तो लोगों की बचत होगी। इससे साफ जाहिर है कि 8 साल से किस तरीके से सरकार लोगों को लूट रही थी और उनको टैक्स देने पर मजबूर कर रही थी, जीएसटी देने पर मजबूर कर रही थी। तमाम चीजों पर जीएसटी जो लगा रखा था, अब सरकार भी उसको मान रही है कि वो वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स था, राहुल गांधी की भाषा में अगर कहें, और उसके जरिए जनता को लूटा जा रहा था। 2.5 लाख करोड़ रुपए की ये बचत होगी, तो इसका मतलब कि ये पैसे कैसे लूटे गए हैं आम लोगों की जेब से, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं। और इसका उत्सव मनाया जा रहा है, और उत्सव जिस तरह से मनाया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और एक रणदीप सुरजेवाला ने भी, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और लिख रहे हैं कि आज ये कल का ही है, कल के भाषण पर ही वो लिख रहे हैं कि आज का मोदी जी के भाषण का मतलब 8 साल में 55 लाख करोड़ जीएसटी जनता से वसूला, कपड़े, बर्तन, भोजन, खेती, बीमा कुछ नहीं छोड़ा। अब 8 साल बाद 2.5 लाख करोड़ जीएसटी सालाना कम कर दिया, इसलिए अब ताली बजाओ। 144 करोड़ देशवासियों में से हर एक को सालाना जीएसटी में राहत मिली 57 रुपए। अब ताली बजाओ। कमाल यह भी है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की छूट भी मोदी सरकार को नहीं देनी। यह तो प्रांतों का टैक्स का पैसा है जिस पर छूट देकर वाहवाही लूटी जा रही है, यानी माल मालिकों का, यानी प्रांतों का, राज्यों का। मशहूरी कंपनी की, मोदी जी की, वाह मोदी जी। इसीलिए आडवाणी जी ने कहा था कि ये मार्केटिंग अच्छी करते हैं। तो ये तंज कसा जा रहा है, लेकिन सच्चाई बताई जा रही है कि क्या किया गया, कैसे किया गया। और अब ये जो महाबचत बताई जा रही है, ये भी एक जुमला ही है। ऐसा नहीं कि लोगों को कुछ मिल जाएगा, इससे लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, और राज्यों का जो बकाया है उसी से ये फायदा दिया जाएगा। और इसमें राज्यों का भी, ये पूरा जीएसटी जब से लागू है अमलेंदु जी, तब से लगातार राज्यों के साथ एक केंद्र राज्य जो संबंध थे वो बहुत खतरे में पड़े हुए थे। राज्यों की नाराजगी सामने आती थी और उनका ये बार बार शिकायत रहती थी कि जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें उनका जो शेयर होता है वो नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो जीएसटी का शेयर है वो नहीं दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं दिया नहीं जा रहा है समीर जी, केरल के सांसदों को आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कर्नाटक के विधायकों को दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, ममता बनर्जी को खुद आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, उनको आकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा। बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बेचारे ना धरना प्रदर्शन करने के ना मुंह खोलने के, तो वो बेचारे बर्दाश्त करते रहते हैं, अपने राज्यों में जाकर रोते रहते हैं कि अभी केंद्र से पैसा नहीं आया हमारे हिस्से का। तो ये राज्यों का हिस्सा जो है वो भी आप मार ले रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। और अब आप जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये नेक्स्ट जनरेशन है। इधर जो मीडिया को नोटिस इशू हो जाता है कि भाई आप 30% से ज्यादा उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं। कल प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे उसमें 30% से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द थे। नेक्स्ट जेन क्या रिफॉर्म्स, अब ये हिंदी का शब्द है कि अंग्रेजी का नरेंद्र मोदी बताएं।
हालांकि नरेंद्र मोदी अंग्रेजी कितना जानते हैं तो वो समझ सकते हैं, पुतिन ने कहा था जो मतलब नाम लिख नहीं कहा, आदेश भी जो था वो उर्दू शब्दों के लिए नहीं था, वो हमें लग रहा है कि केवल माफ कीजिएगा अंग्रेजी शब्दों के लिए नहीं था, उर्दू शब्दों के लिए, उर्दू शब्दों के लिए था कि उर्दू आप इस्तेमाल करते हैं तो 30%। तो अभी भाई ये बताओ, अभी खूब जो है मेमेज बन रहे हैं, खूब इस पे व्यंग बन रहे हैं, क्या शुद्ध हिंदी बोली जाएगी तो क्या क्या बोली जाएगी? बोलना भी जो है ये उर्दू का शब्द है। जी हाँ। तो ये अब इसको लेकर जो है ये कर रहे हैं, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा जो है समीर जी वो इस सरकार में देखने को मिलती है, और ऐसी कभी ना देखने को मिली और ना आगे देखने को मिलेगी, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, तमाम इस तरह के जो फैसले हैं, लेकिन अब फैसला ये पर एक चीज है अमलेंदु जी, जिस तरह से 2024 के बाद से प्रधानमंत्री को अपने तमाम उन योजनाओं पर, नीतियों पर, नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ रहा है, इससे ये तो पता ही चल जाता है कि जिस तरह से वो एक इस कॉन्फिडेंस में थे कि ये जनता उनके नैरेटिव पर हमेशा वोट देती रहेगी, लेकिन अब उनको भी ये लग रहा है कि नहीं, जनता उन्हीं के नैरेटिव पर हमेशा नहीं चलेगी। जनता को ये दिखने लगता है कि उनका किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, और उसने 2024 में दिखा भी दिया है। तो अब वो थोड़ा जनता के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही इस दबाव में पहुंच रहे हो। हाँ बिल्कुल, अब इस बहाने करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पी संतोष कुमार ने कहा समीर जी कि आखिर आपको आकर नवरात्रि के समय ये घोषणा क्यों करनी पड़ती है, बिहार चुनाव से इसका क्या संबंध है? और सुप्रिया श्रीनेत जो पूछ रही है वो भी सवाल बहुत मौजूद है कि भाई जब पहले ही आप घोषणा कर चुके, लाल किले की प्राचीर से आप कर चुके, फिर उसके बाद आप वित्त मंत्री रात में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है 10 बजे, फिर अब आप आकर ये बताने के लिए आए, तो इसमें आपने नया क्या बताया ये बताइए ना। राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री देता है, ऐसे खलियार तो बैठा नहीं होता है प्रधानमंत्री, हालांकि नरेंद्र मोदी बैठ सकते हैं क्योंकि 18 घंटे भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए तो चुनाव प्रचार करते हैं। तो चलिए, उस चुनाव प्रचार से हटके भी अगर प्रधानमंत्री आए थे तो देश को कुछ एक संदेश होना चाहिए था, कोई नई घोषणा होनी चाहिए थी, कोई रोड मैप होना चाहिए था, वो कहीं रोड मैप दिखाई नहीं पड़ा। तो प्रधानमंत्री आखिर करने क्या आए थे ये तो मालूम पड़े। तो क्या ये सिर्फ एक चुनावी वो है कि साहब जीएसटी हमने कम कर दिया है और किन चीजों पर होगा जीएसटी कम होगा? मैं तो आज ही सुबह आया हूँ समीर जी टैक्सी से, तो कल जितना लगा था उससे 4 रुपया और ज्यादा लग गया। अब पता नहीं टैक्स कौन सा कम हुआ है, 4 रुपया क्यों ज्यादा लग गया भाई, यही समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये अब कम हुआ तो हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो ये कहाँ जा रहा है तो मालूम पड़ेगा। जी, अब एक चीज और है कि सुप्रिया श्रीनेत को जब हम लोग सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि जब वो 5 बजे आएंगे तो जीएसटी में जिस तरह से 8 साल से लोगों को लूटा है उसके लिए वो माफी मांगेंगे। तो आपको लगता नहीं कि काफी उम्मीद रखती है इस तरह की चीजों के लिए कि अगर गलती हुई है तो प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? सुप्रिया श्रीनेत, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी भी इस तरह से उम्मीद रखती है या फिर ये केवल मजाक कर रही थी? नहीं, देखिए ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसी उम्मीद करती हैं, सीरियसली अगर ऐसी उम्मीद करती हैं तो फिर ये बहुत ही बिल्कुल तो कहा जाए कि गलत बात है। प्रधानमंत्री से आप ऐसी उम्मीद कतई ना करें कि वो अपने किसी गुनाह के लिए माफी मांगेंगे, सिवाय इसके कि उनकी तपस्या में कमी रह जाती है। लेकिन कल तो ये भी नहीं कहा कि तपस्या में कमी रह गई थी, कल तो बता रहे थे उत्सव है, तो किसानों के मामले में तो कह भी दिया था कि तपस्या में कमी रह गई थी। लेकिन यहाँ तो जो है 140 करोड़ लोगों के ऊपर जो आपने जुल्म ढाए हैं 8 सालों में, उस पर एक शब्द माफी का नहीं था, तो माफी प्रधानमंत्री मांगेंगे भी नहीं। तो ये उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री जनता से माफी मांग लेंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। बिल्कुल इस तरह की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये जो है वो सूरज ज्यादा उम्मीद कर, हाँ ज्यादा उम्मीद कर ली, तो ऐसी उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए। तो ये नहीं होगा ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं समझ। जी बिल्कुल, ये उम्मीद कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि उन्होंने भी तंज ही किया था, उनको भी ये पता होगा कि कम से कम उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, और वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग भूल जाएं और ये जो जीएसटी में सुधार हुए हैं इसी को असली जीएसटी माने, और ये मानकर चले लोग कि अभी तक जो जीएसटी में ज्यादा वसूली हो रही थी, ज्यादा चीजों पर जीएसटी लगी हुई थी, रेट्स उसके ज्यादा थे, वो सब दूसरी सरकारें कर रही थी, और उन्होंने आकर उन सब चीजों को पलट कर रख दिया और नए सुधार लागू कर दिए हैं। कुछ इस तरीके से पेश किया जा रहा है, सरकार पेश कर रही है। और कल प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा उसमें भी उन्होंने उसी तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपनियों से भी कहा गया है, बाकायदा आदेश इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वो लोगों को ये बताएं कि पहले इस चीज का रेट इतना था, अब जीएसटी कम हो जाने की वजह से ये इतना हो गया है। और इसके लिए आज हम देख रहे थे तमाम अखबारों में कई कंपनियों के विज्ञापन छपे थे, आधे पेज में तो उनका जो आधा हिस्सा था उसमें धन्यवाद मोदी जी, और नीचे फिर वो बता रहे हैं कि क्या क्या कम हो गया, कितनी राहत लोगों को मिल गई है।
हाँ, अब कंपनियां बता रही हैं कि राहत मिल गई, तो कंपनियां क्यों ढोल पीट रही हैं कि जनता को राहत मिल गई है? अब ये भी तो सवाल समझिए। कंपनियों की जेब से तब भी कुछ नहीं जा रहा था, अब भी कुछ नहीं जाएगा। कंपनियों की जेब में तब भी कुछ नहीं जा रहा था, अब भी कुछ नहीं जाएगा। उनको तो जो उनका लाभ था वो उसी तरीके से हो रहा था। तो कंपनियां जो है ये विज्ञापन किस लिए कर रही हैं? भाई उन पर जितना जीएसटी इंपोज किया जा रहा था वो तो कस्टमर से ले ही रहे थे। अल्टीमेटली वो भार जो था वो तो आम आदमी पर पड़ रहा था। छुरा तो आम आदमी की गर्दन पे चल रहा था, हमारे आपकी गर्दन पे चल रहा था, हमारे दर्शकों के गर्दन पे चल रहा था, इस देश की 140 करोड़ लोगों की गर्दन पे वो छुरा चल रहा था। तो वो अब देखिए वो है ना कि मतलब जिबह करते करते जो थे वो थोड़ा सा रुक गए कि ठीक है अब हम यही रोक लेते हैं, पूरा जो है आपको नहीं करेंगे। तो 28% से 18% पर रोक दिया, बस इतना ही तो कहा है आपने। लेकिन जो आप 28% अब तक जो है करते रहे थे उसकी भरपाई कैसे होगी, इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बहुत गंभीर सवाल पूछे और इसी तरीके के बहुत गंभीर सवाल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछे। बिल्कुल, वो अखिलेश यादव का ट्वीट हम लोग एक बार फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है। बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि ये जो 8 साल तक लूटा गया, क्या ये आम जनता को वापस भी मिलेंगे? अगर ये मिलते हैं तब वास्तव में ये महाबचत होगी। लेकिन अभी तो ये भी एक जुमला ही है। वो लिख रहे हैं कि जनता पूछ रही है भाजपा सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पर की है वो कुल राशि यूपी भाजपा सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी, या बीमे के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी, या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी। अमलेदु जी, ये जो पहला इन्होंने पूछा है वो दर्शकों को बता भी दिया जाए कि वो क्या है। कि वहां उत्तर प्रदेश में लोगों को जो महाकुंभ हुआ था उसमें कई सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उसको छिपाने के लिए कुछ लोग जो सामने आए तो उनको सरकार ने कैश मुआवजा दे दिया ताकि वो मुंह न खोले, बाहर जाकर वो शांत हो जाए। और तीसरा लिख रहे हैं कि या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या भाजपाइयों के ऊपर वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बाद बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किस्तों में दी जाएगी, या कंपनियों से भाजपा को पिछले दरवाजे से मिली राशि से चुकता की जाएगी, या ये रकम भाजपाई नेताओं के द्वारा अगले चुनाव की पूर्व संध्या पर द्रव्य रूप में बांटी जाएगी, या बच्चों की फीस न लेकर पूरी की जाएगी, या इसकी क्षतिपूर्ति बीमारों और बुजुर्गों की दवा देखभाल को निःशुल्क घोषित करके की जाएगी, या भाजपा के जुमला कोष में जोड़ दी जाएगी। अब ये जुमला कोष क्या है और दूसरा ये जो 7वां पॉइंट है अमलेंदु जी, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये देखिए ये जो कह रहे हैं कि या ये रकम भाजपाई नेताओं के द्वारा अगले चुनाव की पूर्व संध्या पर द्रव्य रूप में बांटी जाएगी। ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूर्व संध्या पर बोतलें बांटती है। इसको आप समझ लीजिए इस तरीके से। वो पूछ रहे हैं कि क्या द्रव्य के रूप में बांटी जाएगी। ये बहुत तगड़ा जो है प्रहार अखिलेश यादव ने बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है, बीजेपी की राजनीति पर किया है। यानी एक तरीके से जीएसटी के बहाने उधेड़ कर जो है अखिलेश यादव ने रख दिया है। और इसके साथ साथ समीर जी जो नीचे वो चित्र लगाया है वो LIC का एक विज्ञापन जो है लगाया है कि जीएसटी को चील जो है वो किस तरीके से उड़ा कर ले जा रही है, ये दिखाया गया उस विज्ञापन में। तो ये बहुत तगड़ा प्रहार जो है कि भाई ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले पूछा उन्होंने कि भाई ये बीमे के अगले प्रीमियम में एडजस्ट की जाएगी जो आप वसूल चुके हैं जीएसटी। ये अखिलेश यादव ने पूछा है। तो अब नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि जो जीएसटी आप वसूल चुके, हमसे समीर जी काफी वसूल चुके, तो अब ये की जाएगी कि कैसे एडजस्ट की जाएगी मालूम पड़े। और जो पॉलिसी पूरी हो गई है वो उनको वापस किया, उनको आएगा जीएसटी का पैसा, ये वापस की नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उनका जो आखिरी विकल्प है उस पर विचार ज्यादा करेगी। हाँ बिल्कुल नहीं, विचार नहीं करेगी, है ही वो जी जुमला कोश ही है। और यही तो पी संतोष कुमार कह रहे हैं कि ये कौन नया जुमला है। और इसीलिए इसको महाबचत का महाजुमला जो है प्रधानमंत्री का ये कहा जा रहा है। तो सब विपक्ष मिलकर यही कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री का महाजुमला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी घिरी हुई है, उससे लोगों का ध्यान बटे, पूरा उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन वोट चोरी को लेकर सरकार पर एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं और वोट चोरी से जुड़े मसलों को विपक्ष लगातार उजागर कर रहा है। कई सारे उदाहरण आए दिन मिल रहे हैं और इंतजार सबको है कि कब आएगा वो हाइड्रोजन बम जिसकी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, और कहीं वो वाराणसी की लोकसभा संसदीय सीट का
उदाहरण का जिक्र तो नहीं करेंगे, क्या उनके हाइड्रोजन बम में वहां के चुनावी नतीजे और वहां की चुनावी प्रक्रिया तो नहीं होगी? हाँ, हो सकता है समीर जी। और इस हाइड्रोजन बम को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अब उस दिन जब अलंद सीट का लेकर आए राहुल गांधी, तो उससे पहले दिन भर जो था वो मतलब उससे पहले ही काफी ज्यादा परेशानी बीजेपी में देखी गई। और बीजेपी के ट्रोल्स जो थे वो लगातार घोषणा कर रहे थे कि वाराणसी को लेकर आएंगे, वाराणसी में तो जो कमियां हैं वो पहली पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें उनके ट्रोल्स की तरफ से की जा रही थी। इसका मतलब वो ट्रोल्स भी समझ रहे थे कि वाराणसी में कोई गड़बड़ हुई है। और अजय राय जो है उन्होंने तो सीधे सीधे जब मोदी जी को शुभकामना संदेश दिया था, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो था वो अपना वो जारी किया था कि भाई आप जो हैं वो मुझसे पीछे चल रहे थे, तो कम से कम चुनाव तो ईमानदारी से जीत लेते। ये एक तरीके से कटाक्ष किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की जीत को लेकर है। और राहुल गांधी भी जब वायनाड में थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाइड्रोजन बम हम लेकर आएंगे और 100% किसी को कोई संदेह ना रह जाए कि नरेंद्र मोदी जो है वो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो इसलिए हम जब भी आएंगे पूरे उसके साथ आएंगे, सबूतों के साथ, और 100% सबूतों के साथ आएंगे। ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद जो है वो उड़ी हुई नजर आ रही है समीर जी। ये बिल्कुल नींद उड़ी हुई नजर आ रही है और वोट चोरी को लेकर परेशान है कि कहीं वाराणसी का कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलने की तैयारी तो नहीं है हो रही है। और कई दूसरी जगहों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, जिस तरह से अलंद सीट से वहां पर खुलासा हुआ है कि कैसे वोटों को डिलीट किया गया है। यानी चुनाव आयोग ने कहीं वोटों को बढ़ाए हैं और कहीं घटाए हैं ताकि किसी भी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सके। ये खबरें लगातार आ रही हैं और इन पर इनसे लोगों का ध्यान भटका रहे। इसलिए इस जीएसटी जैसे सुधारों को भी जो विपक्ष की ही मांग पर एक तरह से आंशिक रूप से उस पर अमल किया है सरकार ने, उसका इतना उत्सव मनाया जा रहा है। और लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो भी इतना उत्सव मनाएं। अब किसी की जेब में महाबचत का एक भी पैसा आया हो या ना हो, लेकिन महा उत्सव, ये महाबचत का उत्सव वो लोग भी मनाएं, ऐसा सरकार लोगों को